Hello everybody, myself Dr. Sister Manju Topu from Holy Cross Women's College अंबिकापुर। मैं आपको पढ़ाऊंगी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूनिट 4 और उसमें का जो फर्स्ट चैप्टर है उपभोक्ता चयन का सिद्धांत, या तो हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स चॉइस। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे उपभोक्ता के सामने जो समस्या आती है चयन का, उसको हम कैसे डील करेंगे। हम जानते हैं दैनिक जीवन में प्रत्येक उपभोक्ता को एक महत्वपूर्ण समस्या का सामना करना पड़ता है। यह समस्या चयन की समस्या है। इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चयन सिद्धांत के अंतर्गत इस समस्या का अध्ययन किया जाता है। चयन की समस्या आर्थिक जीवन की आधारभूत समस्या है। दैनिक जीवन में हम सभी को विभिन्न समयों पर चयन करना पड़ता है। ये चयन आर्थिक भी हो सकते हैं और अनार्थिक भी। इट कैन बी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। हमारे अधिकांश चयन आर्थिक प्रकृति के होते हैं, यद्यपि अनार्थिक चयन भी हमें करने पड़ते हैं। आर्थिक चयन भी होते हैं जिनका कुछ महत्व होता है अथवा जो समुदाय के आर्थिक जीवन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षतः प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई कॉलेज प्राध्यापक अपने अवकाश समय का आनंद लेने के बजाय उसमें पुस्तक लिखने का निर्णय करता है, तो इस प्रकार का चयन उसके लिए आर्थिक चयन ही होगा, क्योंकि इस चयन से उसकी मौद्रिक आय प्रभावित होने वाली है। लेकिन यदि वही प्राध्यापक अपने संध्याकालीन भ्रमण के दौरान पश्चिम की बजाय पूर्व दिशा में टहलने का निर्णय करता है, तो उसका यह चयन अनार्थिक बन जाता है। उसके लिए इस चयन का कुछ भी आर्थिक महत्व नहीं है और किसी भी तरह उसका यह चयन देश के आर्थिक जीवन को प्रभावित नहीं करेगा। प्रत्येक आर्थिक निर्णय के अंतर्गत हमें विभिन्न विकल्पों के बीच चयन करना पड़ता है। इसका मूलभूत कारण यह है कि हमारे उद्देश्य तो अनेक हैं, किंतु हमारे साधन स्वल्प ही होते हैं, यानी दे आर लेस। आर्थिक निर्णयों को हम 3 हेडिंग्स के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं। पहला निजी निर्णय, दूसरा व्यावसायिक निर्णय और तीसरा सामुदायिक निर्णय। अर्थशास्त्र में उपयोगिता के व्यवहार की अध्ययन का बड़ा महत्व होता है। एक उपभोक्ता की अनेक आवश्यकताएं होती है, जबकि इनकी पूर्ति के लिए उनके पास साधन सीमित होते हैं। अतः उसे व्यय के एक ऐसे नियम का पालन करना होता है जिससे वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। अतः उपभोक्ता के व्यवहार के अध्ययन की समस्या प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित की जा सकती है। 1, सीमित साधनों के बंटवारे की समस्या, जिससे उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि या साम्य की स्थिति को प्राप्त कर सके। इसे हम उपभोक्ता की साम्य निर्धारण की समस्या कह सकते हैं। दूसरा, कीमत, आय, अन्य वस्तुओं के मूल्य आदि जो उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करते हैं में परिवर्तन संदर्भ में उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन, या दूसरे शब्दों में यह देखना कि उपर्युक्त चरों में यदि परिवर्तन हो तो इसका प्रभाव वस्तुओं के क्रय पर पड़ सकता है। इसे हम मांग का विश्लेषण नाम देते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे गणनावाचक दृष्टिकोण, या तो हम उसको इंग्लिश में कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। और गणनावाचक दृष्टिकोण को प्रोफेसर मार्शल ने प्रस्तुत किए थे। इस दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगिता मापनीय है तथा इसे मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। उपयोगिता एक गणना का एक आधार है। वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत। इस प्रकार मार्शल के अनुसार उपयोगिता को गणनात्मक संख्याएं दी जा सकती है। वी कैन कॉल इट कार्डिनल अप्रोच। दूसरा, विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिताएं तथा एक ही वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, योगशील है, यानी कि आर्डिबल है। उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग करता है, उसकी सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर कम होती जाती है। मार्शल ने इसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का संज्ञा दी है। किसी वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता को प्रभावित नहीं करती है।
नियम की व्याख्या। हम जानते हैं कि आवश्यकताएं असीमित होती है और असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के सीमित साधन होते हैं। अतः स्पष्ट है कि असीमित आवश्यकताओं को व्यक्ति अपने सीमित साधनों से पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए उसे यह निश्चित करना पड़ता है कि कौन कौन सी आवश्यकताओं की संतुष्टि की जा सकती है, क्योंकि आवश्यकताओं में प्रतिस्पर्धा होती है। ऐसी अवस्था में प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति अपने सीमित साधनों से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वह अपनी आवश्यकताओं को उनकी तीव्रता के अनुसार क्रम में लगा लेता है। जो आवश्यकताएं सबसे तीव्र होती है उसे वह सबसे पहले संतुष्ट करने का प्रयत्न करता है। इसके विपरीत जो आवश्यकताएं सबसे कम तीव्र होती है उसकी संतुष्टि वह सबसे अंत में करता है। उपभोक्ता का लक्ष्य होता है अधिकतम संतुष्टि, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यह नियम क्रमागत ह्रास समान तुष्टि गुण नियम पर आधारित है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु की अधिक इकाई खरीदने पर उससे प्राप्त होने वाली तुष्ट गुण की मात्रा उससे पूर्व वाली इकाई से कम होती है। इसलिए उपभोक्ता वस्तु का उपभोग करते समय विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाले तुष्टि गुण की तुलना दूसरी वस्तुओं की इकाइयों से करता है। स्पष्ट है कि समान तुष्टि गुण नियम की कार्यशीलता के निम्न 4 कारण हो सकते हैं। पहला, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है। दूसरा, आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले साधन सीमित होते हैं और इन साधनों का एक से अधिक उपयोग होता है। तीसरा, व्यक्ति अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतोष प्राप्त करना चाहता है। और नेक्स्ट, व्यक्ति का आचरण विवेकपूर्ण होता है। चलिए हम अधिकतम संतुष्टि को एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास 6 रुपये हैं और वह इन रुपयों से 2 वस्तुओं अर्थात फल और मिठाई पर व्यय करना चाहता है। प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए गए प्रत्येक रुपये से उस व्यक्ति को प्राप्त तुष्टि गुण इस प्रकार है। मान लेते हैं यहाँ पर देख रहे हैं रुपयों की इकाइयाँ 1, 2, 3, 4 और 5 है। मिठाई जो खरीद रहा है या व्यय कर रहा है उसमें जो तुष्टि गुण है उसमें पहला 100, फिर दूसरा 90 और नेक्स्ट 70 और 50 एंड 30। जो फल पर व्यय करते हैं वो आपका 80, 50, 40, 25 एंड 20। वह व्यक्ति प्रथम रुपये मिठाई पर व्यय करेगा क्योंकि उससे 100 इकाई तुष्टिगुण प्राप्त होता है जो सबसे अधिक है। वह व्यक्ति दूसरा रुपये मिठाई पर व्यय करेगा क्योंकि ऐसा करने से उसको प्राप्त तुष्टिगुण की इकाइयाँ 90 है। तीसरा रुपये वह फल पर व्यय करेगा और चौथा रुपये वह सिर्फ मिठाई पर व्यय करेगा। पाँचवा भी वह मिठाई पर व्यय करेगा और अंत में छठा रुपये वह फल पर व्यय करता है। अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति 4 रुपये मिठाई पर तथा 2 रुपये फलों पर व्यय करता है। ऐसा करने से उसको कुल तुष्टिगुण 440 रुपये प्राप्त होता है, जिसको हम इस तरह से कर सकते हैं। आप ध्यान सुन लीजिएगा। मिठाई से आपका हो जाएगा 100 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 50 इक्वल टू जाएगा 310। और फल से कितना होगा 80 प्लस 50 इक्वल टू 130। तो टोटल हो जाएगा हमारा 440। आइए हम इसको डायग्राम के रूप में समझते हैं। डायग्राम दिखाना पड़ेगा। डायग्राम मेरे हाथ में दिखना। यहाँ देखिए, इसको हम डायग्राम के रूप में किस तरह से देखते हैं। यह आपका है प्राप्त उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। यह आपका है मिठाई पर व्यय करने वाला डायग्राम और इधर आपका फल पर व्यय करने वाला डायग्राम। यहाँ देखिए, जैसे मैंने कहा पहला वो किस पर कितना खर्च करता है 100 मिठाई पर, फिर 90, फिर 70, फिर 50 और 30। और फल में देखिए इसमें आपका दिया हुआ है आपका 1 रुपये से आपका उसको तुष्टिगुण मिल रहा है 80, फिर आपका दूसरा से मिल रहा है 50, तीसरा से 40 और चौथा से और 25 और पाँचवा से 5। तो यहाँ हम इस तरह से डायग्राम बनाएं और यहाँ पर देखिए आपका और रेखा चित्र की सहायता से समसीमांत तुष्टिगुण नियम की व्याख्या की गई है। इसको ध्यान से देखने से स्पष्ट होता है
कि मिठाई पर व्यय किए गए चौथे रुपए से प्राप्त सीमांत तुष्टिगुण फलों पर व्यय किए गए दूसरे से प्राप्त सीमांत तुष्टिगुण के बिल्कुल बराबर है। यहाँ देखिए ये दोनों बिल्कुल बराबर है। अधिकतम कुल तुष्टिगुण की यही स्थिति होती है, क्योंकि कुल तुष्टिगुण तभी अधिकतम होगा जब विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत तुष्टिगुण बराबर होते हैं। अब हम देखते हैं सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या क्या होती है। आधुनिक अर्थशास्त्री समसीमांत तुष्टिगुण नियम की एक व्याख्या एक दूसरे प्रकार से भी करते हैं। इस नए व्याख्या के परिणाम स्वरूप इस नियम को अनुपातिक सीमांत तुष्टिगुण नियम भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस समय मिलेगी जब अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर उस सीमा तक खर्च करे जहां प्रत्येक वस्तु का सीमांत तुष्टिगुण और कीमत का अनुपात बराबर हो जाए। दूसरा, वस्तु का सीमांत तुष्टिगुण और कीमत में अनुपात से अभिप्राय यह है कि हम प्रत्येक वस्तु के सीमांत तुष्टिगुण कह सकते हैं। नंबर 3, सीमांत तुष्टिगुण और कीमत के अनुपात को प्रति मुद्रा इकाई सीमांत तुष्टिगुण कहा जाता है। सैमुअल्सन के अनुसार उपयोगिता उस समय संतुलन की अवस्था में होगा जबकि प्रत्येक वस्तु की मुद्रा इकाई सीमांत तुष्टिगुण के बराबर हो। संतुलन की इस आधारभूत शर्त को हम इस प्रकार लिख सकते हैं: एक्स वस्तु का सीमांत तुष्टिगुण अपॉन एक्स वस्तु का मूल्य, वाई वस्तु का सीमांत तुष्टिगुण अपॉन वाई वस्तु का मूल्य, जेड वस्तु का सीमांत तुष्टिगुण अपॉन जेड वस्तु का मूल्य और उसका प्रति रुपए सीमांत तुष्टिगुण। अथवा अब आइए हम इसको समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। यहाँ जो आप सामने देख रहे हैं उसमें देखिए ए वस्तु, बी वस्तु और सी वस्तुओं की प्रचलित कीमतों एवं उनसे प्राप्त सीमा तुष्टिगुण को दिखाया गया है। आपका सारणी पहला में बोलता है उपभोग की इकाइयों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6। वस्तु ए 120 पैसे प्रति इकाई, जिसमें आपका तुष्टिगुण को दिखाया गया है 280, 270, 260, 250, 240 एंड 230। नेक्स्ट आपका वस्तु बी, आपका जो प्रति इकाई है आपका 60 पैसे प्रति इकाई और तुष्टिगुण आपका 140, 130, 120, 110, 100 एंड 90 को दिखाया गया है। वस्तु सी प्रति इकाई आपका है 40 पैसे और जो तुष्टिगुण है 92, 86, 80, 76, 72 एंड 66। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए नीचे आपका दिया हुआ है, आपका बोला आपका इसमें माना कि उपभोक्ता के पास 9 रुपये हैं और अधिकतम संतुष्टि को दृष्टि में रखते हुए उपभोक्ता अपनी आय से 5 इकाई वस्तु ए, माने 5 इकाई वस्तु ए माने कितना होगा आपका 1, 2, 3, 4, 5 और बोलता है आपका 3 इकाई बी वस्तु की, माने कि 1, 2, 3। उसके बाद में आपका 2 इकाई सी वस्तु खरीदता है, माने कि 1 and 2। अब यह देखना है कि क्या इस व्यय योजना से उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है अथवा नहीं। तो अधिकतम संतुष्टि की जो आधारभूत शर्त पूरी हो रही है कि नहीं, इसको देखने के लिए हम इसको क्या करेंगे, तीनों वस्तुओं में संबंध स्थापित करेंगे। सीमांत तुष्टिगुण कीमत अनुपात एक समान है कि नहीं, उसको हम निसंदेह हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। आपका दिया हुआ है, यहाँ देखिए कैसा हम लिख सकते हैं। वस्तु ए का 240 अपॉन 120, आपका वस्तु बी का 120 अपॉन 60, वस्तु सी का 80 अपॉन 40। तो यहाँ पर देखिए ये आपका यह सब में 2 मिल रहा है, माने कि वस्तु ए, वस्तु बी, वस्तु सी। इसको हम काउंट करेंगे तो आप देखेंगे आपका 6 रुपीज़ प्लस आप यहाँ पर 180 पैसे होगा, यहाँ पर 180। और आपका 120 इक्वल टू 9 रुपये हो गया। निसंदेह उपर्युक्त व्यय व्यवस्था में यह अनुपात बिल्कुल एक समान है। समसीमांत तुष्टिगुण नियम की कुछ मान्यताएं हैं, जिस प्रकार है क्रमागत तुष्टिगुण ह्रास की समस्त मान्यताएं। दूसरा आपका होता है मुद्रा का सीमांत तुष्टिगुण स्थिर होता है। नंबर 3 मनुष्य का विवेकशील होना। चौथा वस्तु की सीमांत तुष्टिगुण का ज्ञान और 5वां आपका तुष्टिगुण का माप।
आगे हम देखते हैं इस नियम की क्या आलोचनाएं हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ। पहला आपका है दोषपूर्ण मान्यताएं, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। इस नियम की आधारभूत मान्यताएं दोषपूर्ण है। जैसे यह नियम यह मानकर चलता है कि तुष्टिगुण को मापा जा सकता है, जबकि तुष्टिगुण वास्तव में मानसिक स्थिति का आभास है जिसको मापना कठिन है। दूसरा आपका वस्तुओं की विभाजन की कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स इन डिवीजन ऑफ गुड्स। वस्तुएं इस प्रकार की होती हैं जिनको छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार वस्तुओं का सीमांत तुष्टिगुण मापा नहीं जा सकता। नेक्स्ट आपका वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स। चूँकि व्यवहारिक जीवन में वस्तुओं के मूल्यों में प्रायः परिवर्तन होते हैं जिनके कारण उपभोक्ता की सभी तुष्ट गुण संबंधी गणनाएं बेकार हो जाती हैं। नेक्स्ट वस्तु की अप्राप्यता, शॉर्टेज ऑफ गुड्स। कभी कभी वस्तुएं ऐसी होती है जो कि यद्यपि बहुत लाभदायक होती है लेकिन फिर भी बाजार में उपलब्ध नहीं होती। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता विवश होकर उनके स्थान पर कम लाभदायक वस्तुओं का प्रयोग करता है। फिर है रीति रिवाज में परिवर्तन, चेंज इन ट्रेडिशन। कभी कभी उपभोक्ता प्रचलित रीति रिवाजों के कारण अधिक तुष्टिगुण प्रदान करने वाली वस्तुओं को कम उपयोगी वस्तुओं के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के लिए धार्मिक अवसरों पर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि देनी पड़ती है। यदि यह रुपये वस्त्र इत्यादि पर व्यय किया जाए तो इससे अधिक संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट फैशन में परिवर्तन, चेंज इन फैशन। फैशन भी इस नियम की क्रियाशीलता में बाधक सिद्ध होता है। एग्जाम्पल, हम सभी जानते हैं कि दूध चाय की अपेक्षा अधिक लाभदायक होता है, परंतु फिर भी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो दूध की अपेक्षा चाय ही अधिक प्रयोग करते हैं क्योंकि चाय का प्रयोग आधुनिक रिवाज फैशन में है। हम देखते हैं समसीमांत तुष्टिगुण का महत्व क्या है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। आपका सबसे पहला आपका उपभोग में महत्व, उसमें हम देखेंगे सीमित आय का उपभोग, वस्तुओं का प्रयोग, मुद्रा का वर्तमानता भावी प्रयोग, वस्तु का वर्तमानता भविष्य में प्रयोग। आप उसमें से नोट कर सकते हैं कि यह कैसा इसका महत्व है। फिर नेक्स्ट है उत्पादन में महत्व। यह सिद्धांत उत्पादकों के लिए भी समान रूप से महत्व है। प्रत्येक उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है। वह उत्पादन की विभिन्न साधनों का उचित मिश्रण करके ये ऐसा कर पाता है। तीसरा है आपका विनिमय में महत्व। वस्तु विनिमय प्रणाली के अनुसार किए जाने वाले विनिमय में प्रत्येक पक्ष अपने लिए कम तुष्टिगुण की वस्तु देकर बदले में अधिक तुष्टिगुण की वस्तु प्राप्त कर लेता है। और चौथा है वितरण में महत्व। राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या में इस सिद्धांत का उपयोग वितरण का सिद्धांत प्रतिपादन करने के लिए होता है। प्रत्येक उत्पादन के साधनों को उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुरूप पुरस्कार दिया जाता है। और चौथा है नेक्स्ट है पांचवा राजस्व महत्व। राजस्व के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत ही समसीमांत तुष्टिगुण नियम पर आधारित है। कर के संबंध में नीति निर्धारण करते समय सरकार को कर इस प्रकार लगाना चाहिए जिससे मिलने वाली सीमांत तुष्टिगुण उससे होने वाले सीमांत त्याग के बराबर हो। अब हम आगे देखते हैं मार्शल की उपयोगिता विश्लेषण का या गणनात्मक विश्लेषण के दोष क्या हैं। डिफेक्ट्स ऑफ मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस और कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सबसे पहला आपका है संख्यात्मक माप असंभव। इस विश्लेषण की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है, किंतु यह अवास्तविक मान्यता है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक व भावगत धारणा है, अतः हम इसे संख्या के रूप में माप नहीं सकते। दूसरा है मुद्रा का सीमांत तुष्टिगुण। इस विश्लेषण की यह मान्यता भी आधारहीन है कि मुद्रा का सीमांत तुष्टिगुण स्थिर रहता है। वास्तव में अलग अलग व्यक्तियों के लिए मुद्रा का सीमांत तुष्टिगुण भी अलग अलग होता है। तीसरा है आपका तुष्टिगुण में परिवर्तन। वस्तु का तुष्टिगुण समय, स्थान व व्यक्ति के बदलने के साथ साथ बदलता रहता है। इस प्रकार की यह सतत परिवर्तनशील धारणा के आधार पर कोई भी निश्चित नियम नहीं बनाए जा सकते। नेक्स्ट है आपका आय प्रभाव व स्थानापन्न प्रभाव। तुष्टिगुण विश्लेषण आय प्रभाव व स्थानापन्न प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाता है, इसलिए यह भी विश्लेषण अधूरा है। नेक्स्ट अविभाजनशील वस्तुएं।
तुष्टिगुण विश्लेषण उन्हीं वस्तुओं पर लागू होता है जो विभाजनशील हैं, किंतु व्यवहार में हम अनेक अविभाजनशील वस्तुएं खरीदते हैं। और नेक्स्ट है माप का पैमाना। उपयोगिता को मापने का कोई भी स्थिर पैमाना नहीं है। नेक्स्ट स्वतंत्र वस्तुएं। यह विश्लेषण यह मानकर चलता है कि प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता सारणी दूसरी वस्तुओं से स्वतंत्र होती है। इस प्रकार यह विश्लेषण स्वतंत्र वस्तुओं की तो व्याख्या करता है, किंतु यह विश्लेषण संबंधित वस्तुओं जैसे स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं को नहीं समझा पाता। फिर है नेक्स्ट गिफिन का विरोधाभास। कई बार वस्तु की कीमत घटने पर भी उपभोक्ता उसकी अधिक मात्रा नहीं खरीदता, बल्कि उसकी खरीद घटा देता है। इन्हें गिफिन वस्तुएं कहा जाता है। तुष्टिगुण विश्लेषण गिफिन वस्तुओं की कोई संतोषजनक व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता है। तुष्टिगुण विश्लेषण में यह हमेशा विरोधाभासी बना रहा।